गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। पिछले शनिवार रविवार को हमने क्लास लिया था बायोलॉजी का। तो उस क्लास में हम शायद लगभग 30 क्वेश्चन तक पहुंचे थे। आज हम लोग 31 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये क्लास की टाइमिंग तो झा सर की ही थी, बिल्कुल एसके झा सर का ही था, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब है और वो होम क्वारंटाइन हो चुके हैं, तो इसी वजह से वो आपका क्लास नहीं ले पाए। वो थोड़ा सा भी स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर आपकी क्लास को वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तब तक हम लोग मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे जब तक संभव हो सकता है कंटिन्यू अभी हम संडे तक आपकी क्लासेस जो है या बायोलॉजी का रखेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नाल का भाग नहीं है। यानी इसमें सवाल आपसे कहा कि बताइए कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है, इनमें से कौन ऐसा है जो हमारे आहार नाल का भाग नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि आहार नाल का कौन कौन सा भाग है। तो आपको पता होगा कि हमारे जो आहार नाल हैं उसमें टोटली 6 सिस्टम आता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो आहार नाल है, उसमें आपको माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक, यानी मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक में टोटली कितना फंडामेंटल सा पार्ट्स हो गया, इसका 6 पार्ट्स होता है। जैसे सबसे ये पार्ट्स जहां से हम भोजन को लेते हैं इसको कहा जाता है मुख गुहा। इसका मतलब है कि अब मानव आहार नाल में कौन आ गया, मुख गुहा आ गया। उसके बाद ये पार्ट्स आपका हो गया अमाशय, यानी इसका दूसरा पार्ट्स क्या हो गया, तो दूसरा पार्ट्स आपका अमाशय हो गया। तीसरा पार्ट्स इसका लीवर हो गया, यकृत। चौथा पार्ट्स इसका हो गया अग्नाशय, यानी पेनक्रिया जिसको बोलते हैं, अग्नाशय। उसके बाद आपका एक हो गया बड़ी आंत, बड़ी आंत, और एक क्या हो गया छोटी आंत। तो टोटल कितना इसका पार्ट्स हो गया, तो टोटल का टोटल जो है ये आपका 6 अंग हो गया। और ये 6 अंग किसका हो गया, आपके आहार नाल में। अब आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा कि आहार नाल में टोटल कितने भाग होते हैं, तो आहार नाल का 6 भाग होता है। कौन कौन, मुख गुहा, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो टोटल ये 6 हो गया, यानी ये सब आपके आहार नाल का पार्ट्स है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला, क्वेश्चन क्या बोला कि आहार नाल का भाग नहीं है, इसके बारे में पूछा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो मुख गुहा आ गया, यानी वायु कोष की चर्चा हम किए क्या, आहार नाल में कभी भी आपने वायु कोष का चर्चा देखा, नहीं देखा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वायु कोष हो गया। ये आहार नाल में नहीं आता है, आहार नाल में मुख गुहा आता है, पित्ताशय। अभी जो लीवर है, तो लीवर में ये वाला भाग जो दिखता है इसी को पित्ताशय कहा जाता है। तो लीवर हो, पित्ताशय हो, अमाशय हो, अग्नाशय हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, या फिर क्या कहते हैं माउथ कैविटी हो, यानी मुख गुहा हो, ये सब आपके आहार नाल के पार्ट्स हैं। वायु कोष जो है ये आहार नाल का पार्ट्स नहीं है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। यानी आपका जो ये गला है, आप इसमें देखते होंगे कि ये गला हम लोगों का लचीला है। इसका मतलब इसमें जो रिंग बना हुआ रहता है, गला में जो इस तरह के छल्ले होते हैं, गला में जो इस तरह का रिंग बना होता है, वो अस्थि का नहीं बना होता है। वो किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का मतलब होता है लचीली हड्डी। उपास्थि का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो उपास्थि का मतलब ही होता है लचीली हड्डी। इसका मतलब वैसा हड्डी जो लचीला होता है, यानी जो स्मूथ होता है, जो लच सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो उसी को हम लोग उपास्थि बोलते हैं। अर्थात गला की जो हड्डी होती है ये उपास्थि की बनी होती है, यानी लचीली हड्डी की बनी होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, उपास्थि। क्लियर? एसके झा सर की तबीयत कैसी है? एसके झा सर की तबीयत थोड़ी सी ठीक है, वो होम क्वारंटाइन हो गए हैं। थोड़ा सा उनको ज्यादा सर्दी खांसी वगैरह था, इसीलिए वो आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। वो जैसे ही थोड़ा सा भी ठीक होंगे तो आपकी सारी क्लासेस को वो कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर? एलपी वाली क्लासेस होगा, थोड़ा सा सर का तबीयत ठीक हो जाएगा तो वो क्लास कंटिन्यू होगा, आपको एकदम चिंता नहीं करनी है।
ध्यान देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपास्थि। यानी आपका गला जो है, इसका जो ये पार्ट्स है जो स्मूथ होती, लचीली होती है, यानी वो उपास्थि की बनी होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम जो है, यानी लिविंग आपका सिस्टम जो है, इसमें रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने की उत्तरदायी पदार्थ क्या है? यानी आपका जो जैविक सिस्टम है, आपका जो लिविंग सिस्टम होता है, इसमें किसी भी रासायनिक क्रिया को प्रतिक्रिया के तेज करने के लिए, किसी भी रासायनिक क्रिया को या प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसमें हम लोग एंजाइम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंजाइम यूज करते हैं। है किसी ऑप्शन में क्या? तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कोई कार्बनिक पदार्थ होगा या अकार्बनिक पदार्थ होगा, यदि उसको तोड़ना है या उस पर कोई प्रतिक्रिया करवाना है, तो उसमें हम लोग बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, या उसमें एंजाइम का प्रयोग करते हैं, या उसमें वायरस का प्रयोग करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? आपका एंजाइम, जो सबसे सरल होता है, सबसे सूक्ष्म होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? एंजाइम का। यदि एंजाइम ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर बैक्टीरिया होता या इसका आंसर वायरस होता। एंजाइम ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर बैक्टीरिया भी हो सकता है और इसका आंसर वायरस भी हो सकता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? गौर से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लिपिड का मतलब होता क्या है। तो लिपिड का मतलब होता है वसा, जिसको आप फैट भी कह सकते हैं। यानी लिपिड और फैट जो है, ये दोनों एक चीज होता है। आप उसको चाहे लिपिड बोलिए या आप उसको फैट बोलिए, यानी आप उसको वसा बोलिए। तो वसा कहिए या लिपिड कहिए, वसा कहिए या फिर क्या कहिए इसको मेरे दोस्त, या इसको आप लिपिड कहिए। तो वसा कहिएगा फिर भी वही होगा, लिपिड कहिएगा फिर भी वही होगा। तो इसका पाचन किसकी उपस्थिति में होता है? तो याद रखिएगा, इस वसा का पाचन होता है लीवर में। वसा का पाचन कहां होता है? यकृत में होता है। और वसा का जो पाचन लीवर में होता है, यकृत में होता है। ये यकृत किसका पार्ट्स होता है? तो ये पार्ट्स होता है छोटी आंत का। किसका पार्ट्स होता है? छोटी आंत का। और आपका जो ये छोटी आंत होता है, इससे जो एक लिक्विड निकलता है उसको लाइपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? तो उसको लाइपेज कहा जाता है। और इस लाइपेज के माध्यम से किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है, इन द सेंस लिपिड का पाचन होता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये लिवर में होता है, यानी छोटी आंत में होता है। और किसकी उपस्थिति में होगा? तो लाइपेज की उपस्थिति में होगा। तो लाइपेज किसी ऑप्शन में है क्या? तो लाइपेज यानी ऑप्शन नंबर 2 में है। लाइपेज किस में है? तो लाइपेज बी में है, यानी 2 में है। तो इसका आंसर लाइपेज हो जाएगा। अब केवल एक सही है, नहीं ये तो गलत हो गया, 1 और 3 गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है। और कॉन्सेप्ट भी आपने देख लिया। और बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी रहा है कि सर सी होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आपने देखा कि लिपिड पूछे या फैट पूछे, ध्यान देंगे, लिपिड पूछे या फैट पूछे, इसका पाचन यानी वसा का या लिपिड का पाचन कहां होता है? तो लिवर में। और लिवर किसका पार्ट है? लिवर एक ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आप याद करते होंगे। और कभी कभी डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आप कहते हैं लिवर। तो ये लिवर पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का पार्ट है। और उससे किसका स्राव होता है? लाइपेज का। तो आपके लिपिड का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। और ये लाइपेज वसा का पाचन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। कभी कभी सवाल पूछता है कि फैटी एसिड के पाचन से क्या बनता है? तो ये वसा के पाचन से क्या बनता है? तो याद रखिएगा, फैट के पाचन से फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? और पाचन करता कौन है? तो लाइपेज। इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, बहुत सारे लोगों को याद भी हो गया, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? एकदम गौर से आप देखिएगा। क्या देखना है? क्षुद्रांत के 3 संरचना। यदि ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा आसान होता, साउंड ठीक से जा रही है ना? चलिए एकदम गौर करेंगे मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन कहा कि क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों
कि लंबाई का कौन सा ह्रासमान है, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो क्षुद्रांत लिखा हुआ है, इस क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है। हमको लगता है कि एक भी स्टूडेंट ये नहीं समझ पाया होगा कि सर ये क्षुद्रांत का मतलब क्या होगा, इसलिए आपको डिस्कशन करना जरूरी है। यदि इसकी लैंग्वेज थोड़ा आसान होता तो हमको लगता है मैक्सिमम लड़के इसका जवाब दे पाते, क्योंकि मैक्सिमम लड़के को यह पता ही नहीं है कि यह क्षुद्रांत होता क्या है। जब इसका सिंपल नाम बता लेंगे तो हमको लगता है सबे बोल देगा कि हां सर ये हम जानते थे। आप में से कोई क्या क्षुद्रांत का मतलब समझते थे? एक भी नहीं समझता क्षुद्रांत का मतलब। इसकी छोटी लैंग्वेज में आप समझिए, इसका मतलब होता है छोटी आंत। देखिए कितना आसान सा ये टर्म है। छोटी आंत का नाम आपने कई बार सुना और अभी हमने भी चर्चा किया था। मुगवा, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबका चर्चा किए। लेकिन इसी छोटी आंत को मेन बायोलॉजिकल टर्म जो है उसमें कहा जाता है क्षुद्रांत। ये छोटी आंत हिंदी का नाम हुआ, जिसको अंग्रेजी में आप क्या बोलोगे? तो इसी को अंग्रेजी में आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हो, जो शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि में आता है। सबसे बड़ी पूछेगा तो लीवर, लेकिन सबसे लंबी पूछेगा तो आंसर होता है छोटी आंत। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? तो छोटी आंत। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर। सबसे बड़ी पूछेगा तो यकृत, और सबसे छोटी बोलेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी सबसे लंबी बोलेगा तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ा बोलेगा तो लीवर। लेकिन इसी छोटी आंत को क्या कहा गया? क्षुद्रांत। अब ये छोटी आंत जो होता है, इस छोटी आंत का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? तो छोटी आंत का 3 भाग होता है। बहुत अच्छे से समझ में आती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अच्छे। तरुण सर की तबीयत कैसी है? उनका भी तबीयत ठीक है, तरुण सर भी ठीक है, प्रणव सर भी ठीक है, झा सर भी ठीक है। ये सारे लोग थोड़ा सा कोविड से प्रभावित हो गए थे, लेकिन अभी ये सारे लोग ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और जैसे वो ठीक होंगे आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। क्लियर? एसके झा सर को देखना चाहते हैं, 1-2 दिन में देख लेंगे, वो लाइव आएंगे 1-2 दिन में, तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। क्लियर हो गया कि क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत समझ गए। अब बोला कि छोटी आंत की कितनी संरचना होती है, तो इसकी 3 संरचना होती है। एक को कहा जाता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, और दूसरे को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जैनम, और तीसरे को क्या कहा जाता है? तीसरे को कहा जाता है एल्वियम। कितने भागों में बांटा गया? एकदम गौर कीजिएगा। ये छोटी आंत जो है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इस छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका ड्यूडेनम, दूसरा हो गया जैजेनम, और तीसरा क्या हो गया? एलियम। छोटी आंत को कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? ड्यूडेनम, जैजेनम और इलियम। इसी को देखिए हिंदी में लिखा हुआ है शेषांत्र। एक हो गया शेषांत्र, दूसरा हो गया मध्यांत्र, और तीसरा हो गया ग्रहण। यानी इसका 3 भाग हो गया, ड्यूडेनम हो गया, जैजेनम हो गया और एलियम हो गया। तीनों का ये क्रमशः लिखा हुआ है, इसलिए मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? देखिए जैसे छोटी आंत की चर्चा की है तो बहुत सारे लोगों का ये क्लियर हो गया। आरके सिंह सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, एकदम सारे टीचर जो भी कोविड से प्रभावित थोड़ा सा थे वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आरके सर भी बहुत ठीक है, और 1-2 दिन के अंदर फिर वो आपका भी क्लास लेना शुरू कर देंगे। एकदम आपको चिंता नहीं करनी है। लव यू करने वाले को तहे दिल से लव यू। चलिए, तो क्लियर हो गया। ये क्षुद्रांत आप समझ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है, और इसका कितना पार्ट्स हो गया? 3 पार्ट्स हो गया। कौन कौन? ड्यूडेनम, जैजेनम और इलियम। ये ड्यूडेनम होता है छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग, जो यू आकार की नलिका तरह से होता है, जिसमें आपका लिवर और पेनक्रियाज रहता है। उसके जस्ट नीचे जैजेनम, और सबसे नीचे क्या होता है? एलियम होता है। उसी तरह से यहां भी सीक्वेंस लिखा हुआ है। सबसे ऊपर क्या हो गया? तो सबसे ऊपर हो गया शेषांत्र, उसके बाद क्या हो गया? मध्यांत्र, उसके बाद क्या हो गया? ग्रहण, यानी जिसको एलियम कहते हैं, सबसे नीचे होता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कहता है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट जो है में विघटित तो कहां होता है? कहता है ग्लूकोज जो टूट जाता है, ग्लूकोज जो विभाजित हो जाता है, और ग्लूकोज टूटने के बाद जो आपका ग्लाइकोजन के रूप में या ग्लूकोज टूटने के बाद आपको ऊर्जा के रूप में जो बदलता है, ऊर्जा के रूप में देता है। क्वेश्चन का उसका विघटन कहां पे होता है? तो उसका विघटन कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव पाया जाता है, जिसको हम लोग कोशिका के अंदर के लिक्विड बोलते हैं, उसी कोशिका द्रव में क्या होता है? ये ग्लूकोज
का पायरुवेटिक विघटन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा होगा कोशिका द्रव में। यदि सपोज करो कि कोशिका द्रव्य आंसर नहीं होता, तब इसका आंसर क्या होता? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान देना, यदि कोशिका द्रव इस ऑप्शन में नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन कोशिका द्रव भी चूंकि ऑप्शन में था तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में जो है ये ग्लूकोज का पायरुवेट विघटन होता है, यहां पर तो कोशिका द्रव में। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। लव यू टू माइटोकॉन्ड्रिया। यदि कोशिका द्रव ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता। बहुत सारे लोगों को लग भी रहा है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता। यदि, हाँ एकदम गौर करना है, यदि कोशिका द्रव नहीं होता तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि हम आपको समझा चुके थे, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर सेल में भी बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है आपका ग्लूकोज, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही टूटता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में टूटने के बाद क्या होता है? ये आपको 38 एटीपी ऊर्जा देती है। कितनी ऊर्जा देती है? तो आपको 38 एटीपी ऊर्जा देती है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहां जाता है? तो कोशिका द्रव में। तो क्वेश्चन कहा था विघटित कहां होगा? तो कोशिका द्रव में। यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? साइटोप्लाज्म माइटो। सर आप पॉलिटी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत सुनना। अच्छा, पॉलिटी बहुत अच्छा हम पढ़ाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लव यू टू। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास क्लोज नहीं ना होगा, वो तो देखा जाएगा सिचुएशन पर। अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। चला देखते हैं, सिचुएशन यदि ठीक रहा तो क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, और ठीक नहीं रहा तो फिर रोका भी जा सकता है। कोई कंफ्यूजन? जासर की तबीयत ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे तो खुद वो क्लास लेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन आपको? ये क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में, तो ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूटकर आपको ऊर्जा देती है, तो वो टूटता है आपको कोशिका द्रव में। यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता। क्लियर? चलिए, 300 क्वेश्चन का हम बायोलॉजी में पूरी डिस्कशन हम करवाएंगे। क्योंकि 800 क्वेश्चन साइंस में बोला गया था, तो उस 800 में अप्रॉक्स 300 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, और 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा, 300 क्वेश्चन बायोलॉजी का रहेगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का झांसर खुद डिस्कशन करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे, और फिर बायो का डिस्कशन हम आपको करवा रहे हैं। लव यू टू। चला, अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में जो पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट है उसको हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है, और ये हीमोग्लोबिन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो श्वसन पिगमेंट हम लोगों का क्या हो गया? हीमोग्लोबिन हो गया। और हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, और काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसका बना होता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, हीमोग्लोबिन प्रोटीन और लोहा का बना होता है। यानी प्रोटीन और लोहा से मिलकर किसका निर्माण होता है? हीमोग्लोबिन का। फिर क्वेश्चन पूछता है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो याद रखना, हीमोग्लोबिन जो है इसका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होगा? तो लोहा के कारण। हीमोग्लोबिन बस बना किसका होगा? तो प्रोटीन और लोहा से। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल। लाल किसके कारण होता है? तब आंसर क्या होगा? लोहा के कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है? सबको पता है, सबका ब्लड देखे होंगे, जब कभी कट जाता है ब्लड निकलता है लाल, तो रक्त का रंग होता है लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है लोहा के कारण। कोई कंफ्यूजन? इसलिए आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी, यानी हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है आपको पता है? प्लांट में। ये प्लांट में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है, और उसी क्लोरोफिल के कारण हरे पेड़ पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पौधे की पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। कई बार पूछा गया सवाल है कि पौधे की पत्ती का रंग जो है वो हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लियर? बुक प्रिंट हो गया? बुक प्रिंट नहीं हुआ, चला 1-2 दिन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एकदम गौर करेंगे, क्योंकि श्वसन की क्रिया 2 तरह से होता है। एक को कहा जाता है ऑक्सी श्वसन और दूसरे को अनऑक्सी श्वसन। तो हम लोगों की मांसपेशी जो है
इस मांसपेशी में अनॉक्सी श्वसन होता है, क्योंकि मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसमें 6 कार्बन अणु जो है ये टूट जाता है और कार्बन अणु में परिवर्तित होता है। तो ये 6 कार्बन अणु टूटकर जो है 2 कार्बन अणु में परिवर्तित होता है। यानी जब ये टूट जाता 6 कार्बन के अणु तो कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? तो 2 कार्बन अणु में, यानी 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाता है। यानी हमारी मांस कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछता है कि हम लोगों की जो मांसपेशी है, सर मेरा खून हरा है, नीतू साफ बेवकूफ है क्या रे? किसी का भी खून हरा नहीं होता चेला। हम जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं सबका खून कैसा होता है? लाल होता है। बची कॉकरोच की बात तो उसका उजला होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होती है, इसी वजह से वह उजला दिखता है। बाद बाकी जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं सबका ब्लड जो है लाल होता है। किसके वजह से? आरबीसी के कारण। और आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है लोहा के कारण। चलो, तो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा था कि कितने भाग में टूटती है, तो आंसर होगा 2 कार्बन के अणु में टूट जाती है। यानी अनॉक्सी हमारी मांसपेशी जो है इसमें कभी कभी आप दौड़े होंगे तो कभी कभी आप जब रन करते हैं तो देखते होंगे ये बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है, आपका पैर भी ज्यादा दर्द कर। क्यों? क्योंकि आपकी मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अर्थात यहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका ग्लूकोज टूटता है और वो टूटने से मात्र बहुत कम ऊर्जा देती है, मात्र 2 एटीपी। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अनॉक्सी श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा मिलती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बोलता है कि अनॉक्सी श्वसन जो है वो अनॉक्सी श्वसन के दौरान कितना ऊर्जा आपको मिलेगा, तो 2 एटीपी ऊर्जा। अनॉक्सी श्वसन के दौरान कितना ऊर्जा मिलेगा? तो मात्र 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? यानी आपकी श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, यानी आपका फेफड़ा की झिल्ली जो होती है, उस झिल्ली में सूजन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की जो सृजन होती है उसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। यानी उसमें ब्रोंकाइटिस पाई जाती है आपके फेफड़ा में। आपने फेफड़ा का फिगर देखा होगा, 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आपका जो ये फेफड़ा होता है, इस फेफड़ा में 2 भाग होते हैं। फेफड़ा में मेरे दोस्त कितना भाग होता है? 2 भाग होता है। और देखिए, फेफड़ा में जो इस तरह का ब्रांच होता है, इस तरह के जो कई भागों में बटा होता है, इसी को कहा जाता है ब्रोंचस। क्या कहा जाता है? ब्रोंचस। और इसी से क्या होता है? ब्रोंकाइटिस का निर्माण होता है। अतः फेफड़ा का श्लेष्मा झिल्ली जो होता है वो किसका बना होता है? तो ब्रोंकाइटिस का बना होता है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। यानी ये फेफड़ा से संबंधित है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निःश्वसन डैश द्वारा होता है। अब बात की आपसे निःश्वसन का, तो आप सभी लोगों को इसका आंसर एकदम पता होना चाहिए कि आखिर निःश्वसन किसके माध्यम से होगा। जल्दी आप लोग आंसर बताइए। फेफड़ा के अस्फीति से होगा कि आप इसमें देखो दोनों आंसर है, फेफड़ा फेफड़ा दोनों में लिखा हुआ है, और एक जगह अस्फीति है और दूसरी जगह अपस्फीति है। तो इसमें निःश्वसन की बात किया, श्वसन की बात, निःश्वसन की जब बात करेगा तो याद रखिएगा फेफड़ा की जो अपस्फीति है, इसी अपस्फीति से किस प्रकार का श्वसन होता है? उसको निःश्वसन के नाम से। एक होता श्वसन और दूसरा होता निःश्वसन। तो श्वसन किससे होगा? फेफड़ा की अस्फीति से श्वसन। और निःश्वसन किसमें होगा? तो फेफड़ा की जो अपस्फीति है, इस अपस्फीति से क्या होगा? तो इससे हो जाएगा आपका निःश्वसन। तो इसका आंसर क्या हो गया? फेफड़ा की अपस्फीति। क्लियर? चलिए, आंसर बी बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। इसमें देखिए दोनों था, फेफड़ा की अस्फीति भी लिखा था और फेफड़ा की अपस्फीति भी लिखा था। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी कर गए होंगे, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ों की अपस्फीति की वजह से निःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है, यानी बी। चलिए, अगला क्वेश्चन कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होता है। क्योंकि हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान क्या है? ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी, चूंकि वायु लेते हैं। हम लोग सांस में क्या लेते हैं मेरे दोस्त? तो हम लोग सांस में वायु लेते हैं। तो वायु लेते हैं, लेकिन वायु जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं उसका कुछ भाग हम छोड़ते भी हैं। तो एक हो गया लेते हैं
और दूसरा हो गया छोड़ते हैं। क्योंकि कभी आपसे सवाल यहां पर दो तरह का पूछेगा, कभी लेते हुए के बारे में भी पूछेगा और कभी छोड़ने के बारे में भी पूछेगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब ऑक्सीजन की बात होगा कि ऑक्सीजन वायु में कितना परसेंट आप लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं 21%। एकदम ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन लेते कितना है, तो ऑक्सीजन लेते हैं 21% और छोड़ते हैं 16 से 17%। क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन लेते कितना है, तो ऑक्सीजन लेते हैं 21% और छोड़ते कितना है, तो 16 से 17%। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि सवाल पूछा था आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। एकदम ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते कितना है, तो 0.03%। लेकिन लेने की बात नहीं पूछा, पूछा था छोड़ते कितना है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, छोड़ते हैं 4%। एकदम लेते हैं बहुत कम, लेते हैं 0.03%। गौर कीजिएगा, CO2 लेते कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% और छोड़ते कितना है, तो 4%। क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होती है हमारी छोड़ी हुई सांस में। किसके बारे में पूछा था कि छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट। तो जब छोड़ने की बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 4%। बुक कब आएगा, बुक बहुत जल्दी आ जाएगा, चला एकदम चिंता नहीं करना, बहुत जल्दी बुक आ रही है। छोड़ेंगे कितना, तो 4%। और लेने की बात बोलेगा कि लेंगे कितना, तो 0.03% और छोड़ेंगे कितना, 4%। हो सके आपसे एग्जाम में ऑक्सीजन का सवाल पूछे कि ऑक्सीजन लेंगे कितना, तो ऑक्सीजन लेंगे 21%, छोड़ेंगे कितना, 16 से 17%। अब नाइट्रोजन की आपसे बात करते हैं, नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं, तो 78% नाइट्रोजन लेते हैं और जितना आप नाइट्रोजन लेते हैं उस सब छोड़ देते हैं। तो छोड़ते कितना है, तो 78%। क्लियर हो गया, नाइट्रोजन 78% लेते हैं और टोटल छोड़ देते हैं, यानी 78% छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और 4% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे 21% लेते हैं और 16 से 17% छोड़ते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। वाह, सुनीत, क्या नाम है, सुनीत कुमार कहता है क्वेश्चन नंबर 38 अगेन 38 पे चलते हैं। तनी देर रुक जाओ, चला एकाध को भी देखो, एकाध विद्यार्थी चूंकि बायोलॉजी कभी पढ़ा नहीं है तो उसको थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। बाद में कि ये सवाल तो सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो आप लोग ओके लिखिए। थोड़ा सा उच्चलवा का भी बात मानते हैं, चलते हैं 38 पे। एक लड़का को प्रॉब्लम है, अभी तक 4 बार वो लिख चुका है, सुनीत कुमार, क्वेश्चन नंबर 38। अब आप लोग भी थोड़ा उस पर विचार कीजिएगा कि 38 नंबर में क्या परेशानी है बेचारा को, वो बार बार 38 लिख रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन 21% लेते हैं और छोड़ते हैं 16 से 17%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और छोड़ते हैं 4%। अब बाद बाकी नाइट्रोजन लेते हैं कितना, 78% और छोड़ते भी 78% हैं। चलिए चलते हैं, एक विद्यार्थी का प्रॉब्लम है मात्र 38 नंबर क्वेश्चन, बाद बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर प्रॉब्लम है सुनीत को, तो जरा उस पर देख लिया जाए। आप लोग भी तनी देखिए भाई की कहता है। देखो चला, सबसे सिंपल सवाल है जो समझा भी चुके हैं, तैयो चला परेशानी है। अरे कहा कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का कमी होता है, तो जब ऑक्सीजन का कमी होगा तो स्वाभाविक है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा। तो जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, तो 6 कार्बन का अणु जो है वो 2 कार्बन के अणु में परिवर्तित हो जाता है, यानी 6 कार्बन का अणु टूट जाता है और टूटने के बाद 2 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। यह सिंपल सवाल था मेरे दोस्त, 2 कार्बन अणु में क्या हो जाता है, यह परिवर्तित हो जाता है। यानी 6 गो टूटता है और कितना में परिवर्तित हो जाएगा, जब 6 कार्बन के अणु टूटेगा तो 2 में परिवर्तित हो जाएगा। अब कुछ लड़का का कहना है कि सर कभी कभी किताब में तीनों दे देता है, टूटता है वो 6 कार्बन के अणु 2 भाग में, लेकिन कभी कभी किताब में क्या होता है 3 भी दे देता है। तो 3 तब होगा जब ऑप्शन में 2 नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। 3 इसका आंसर तब होगा जब ऑप्शन में 2 नहीं रहेगा। 2 नहीं रहता तो इसका आंसर 3 होता, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है।
यदि 2 नहीं होता तो ऑप्शन में आंसर इसका 3 होता। आप लोग गौर, बुक में 3, अच्छा वो आंसर शीट की बात कर रहा है कि आंसर शीट में 3 लिखा हुआ है, तो वो मिसप्रिंट से लिखा गया होगा, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, समझ गए आप लोग। जो पीडीएफ मिला होगा उसमें शायद इसका आंसर सी है, तो सी नहीं चला, इसका आंसर बी ही होगा। यदि 2 नहीं रहेगा तो कभी कभी किताब में दे देता है इसका आंसर 3 भी, तो 2 और 3 दोनों ध्यान में रखना है। लेकिन 2 रहेगा तो आंसर 2 मारेंगे, और 2 नहीं रहेगा तब आंसर क्या मारेंगे? 3 मारेंगे। क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन भी है? चलिए, नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और याद रखना, जब अनॉक्सी श्वसन की बात करेगा कि अनॉक्सी श्वसन में कितना ऊर्जा मिलती है, तो मात्र 2 एटीपी ही मिलती है। कितना? 2 एटीपी। क्लियर? तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया? 2, लेकिन 2 नहीं रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा? 3 भी होगा। कोई कंफ्यूजन की बात किसी को नहीं? सुनीत कुमार, लव यू टू चला, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एनसीईआरटी किताब का जब स्टडी आप करेंगे तो एनसीईआरटी किताब में इसका आंसर 3 ही जाता है। लेकिन चूंकि एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम आपकी होती है, ऑफलाइन जो भी कंपटीशन का एग्जाम है, तो कभी इसमें 2 वाला सही रहता है, कभी 3 वाला सही रहता है। तो इस ऑप्शन में चूंकि 3 वाला भी था, तो 2 वाला चूंकि पहले था तो इसका आंसर 2 वाला हुआ, लेकिन ये 2 नहीं होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? 3 हो जाता। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। क्लियर? थैंक यू, पूरा संतुष्टि मिल गया। चलिए, लव यू टू राम कुमार, सुनीत। चलिए, सुनीत जी का ही प्रॉब्लम था, देखना जरूरी था, चला वो भी कहता है लव यू। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि 2 वाला नहीं होगा तो इसका आंसर 3 ही होगा। ये तो क्लियर हो गया था। अब देखो मेरे दोस्त, ये आपका हमारी छोड़ी गैस में ये डाटा आपका क्लियर हो गया। और यदि क्लास जो नहीं कर पाए होंगे वो क्या करेंगे, इस डाटा को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कितना % कौन गैस लेते हैं और कितना % कौन गैस छोड़ते हैं। आगे बढ़े क्या? चलिए, अगला है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो आपको पता होगा, जब जनरल सवाल पूछा जाए कि मनुष्य गौर करेंगे तो क्वेश्चन बोला कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो जब 1 मिनट में कितनी बार सांस की बात करता है, तो जब जनरल सवाल पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 16 से 18 बार। जब जनरल सवाल पूछा जाएगा कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 से 18 बार। लेकिन याद रखिएगा, जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब आप दौड़ते हैं, जब आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं, तो उस समय आपकी श्वसन रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब आराम की स्थिति में होते हैं, आप सोए हुए रहते हैं या नॉर्मली बैठे हुए रहते हैं, तो उस कंडीशन में श्वसन रेट क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ऊंचाई पर चढ़ने से, तापमान के बढ़ने से, दौड़ने से, गुस्सा करने से श्वसन रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन सारी स्थिति में श्वसन दर आपका बढ़ जाता है। इन सारे स्थिति में क्या हो जाता है? श्वसन दर आपका बढ़ जाता है। बाद में की कंडीशन में क्या होगा? जब आप आराम में रहेंगे तो घट जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल रेट जब पूछा जाएगा कि श्वसन दर मनुष्य का कितना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 से 18 बार प्रति मिनट। 16 से 18 बार प्रति मिनट। क्लियर? यदि नवजात शिशु की बात करेगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि नवजात शिशु में श्वसन दर कितना होता है, तो याद रखिएगा, जब नवजात की बात करेगा कि नवजात शिशु में, तो आंसर होगा 29 से 32 बार प्रति मिनट। नवजात शिशु की बात करेगा, ध्यान देना, जब नवजात शिशु की बात करेगा तो नवजात शिशु का श्वसन रेट 29 से 32 बार प्रति मिनट होता है। और जनरल जब मनुष्य की बात करेगा तब होगा 16 से 18 बार। मनुष्य की बात करेगा तो 16 से 18 बार, नवजात शिशु की बात करेगा तो 29 से 32 बार प्रति मिनट। कहिएगा सर बच्चा में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा हमेशा डर की स्थिति में रहता है, उसकी मां उसके बगल से चली जाती है तो बिल्कुल वो डरा रहता है, तेज हवा भी चलती है तो उसको परेशानी होती है। तो ऊंचाई पर चढ़ने से, गुस्सा के कंडीशन में, तापमान के बढ़ने से श्वसन दर बढ़ जाता है और घटने से घट जाता है। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? 16 से 18 बार प्रति मिनट। कोई कंफ्यूजन नहीं। आज जब नवजात शिशु की बात करेगा, सर आपका क्लास शनिवार रविवार होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, शनिवार रविवार एकदम क्लास होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मनुष्य नवजात शिशु की बात किया 16 से, ये मनुष्य का 16 से 18 बार, और नवजात की बात करेगा 29 से 32 बार। क्लियर? चलिए,
अगला सवाल है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। यानी आपके ब्लड में देखिए, ब्लड का जो पार्ट्स होता है, तो आपके ब्लड का मुख्य रूप से दो पार्ट्स होता है। कौन कौन होता है? तो एक को कहा जाता है प्लाज्मा और दूसरे को क्या कहा जाता है? कॉर्पसेल्स। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपके ब्लड को कितने भागों में बांटा गया? तो ब्लड का दो पार्ट्स होता है, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा कॉर्पसेल्स। अब प्लाज्मा में जल आ गया, ये प्लाज्मा में आपको 90% जो है वो वाटर रहता है। प्लाज्मा में 90% क्या रहता है? जल। तो आपके ब्लड में जो भोजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है या नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, वो जल के माध्यम से होता है। इन द सेंस किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मा के माध्यम से। अरे ब्लड का दो एगो पार्ट से होता है, एगो प्लाज्मा और एगो आपका कॉर्पसेल्स। तो कॉर्पसेल्स में आपका आ गया आरबीसी, इसमें होता है डब्ल्यूबीसी, इसमें होता है प्लेटलेट्स। तो इस सब का काम नहीं होता है, वहन करने का काम कौन करता है? तो आपका प्लाज्मा करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। कोई कंफ्यूजन? प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा। थैंक यू वेरी मच अनुपम पटेल। कोई कंफ्यूजन? इसका आंसर क्या हो गया? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा? वाटर। कितना? 90% जले रहता है प्लाज्मा में। और कॉर्पसेल्स में सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में, तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में जल और कॉर्पसेल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी। क्लियर? चलिए, साइंस प्रैक्टिस बुक और 4100 प्लस दोनों चाहिए। साइंस प्रैक्टिस बुक आ चुकी है और 4100 प्लस बहुत जल्दी आ जाएगी। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित रहती है? अब एकदम गौर कीजिएगा, जब ब्लड क्लॉटिंग की बात होगी, जब ब्लड क्लॉट की बात होती है, रक्त के जमने की बात होती है, रक्त के जमने की बात होती है, तो ब्लड को जमने के लिए 5 कारक उत्तरदायी है। कितना कारक? 5 कारक। एक विटामिन के भी, दूसरा कैल्शियम भी, तीसरा प्लेटलेट्स भी, उसके बाद फाइब्रिनोजेन भी और प्रोथ्रोम्बिन भी। फाइब्रिनोजेन भी और प्रोथ्रोम्बिन भी। क्लियर? यानी आपके शरीर का कोई अंग जब कट जाता है मेरे दोस्त, तो उससे क्या होता है? उसके कटने से ब्लड बाहर आने लगता है, और जब कटने से ब्लड बाहर आता है तो उसको जमने के लिए, चूंकि जमेगा नहीं तो फिर लगातार ब्लड बाहर आएगा, व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो उस रक्त को जमने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के भी जिम्मेवार है, कैल्शियम भी जिम्मेवार है, प्लेटलेट्स भी जिम्मेवार है, फाइब्रिनोजेन भी जिम्मेवार है और प्रोथ्रोम्बिन भी जिम्मेवार है। तो ये फाइब्रिनोजेन जो है या प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये ब्लड के प्लाज्मा का पार्ट्स है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्लाज्मा प्रोटीन जो रक्त के स्कंदन में, स्कंदन का मतलब क्या होता है? जमना। स्कंदन का मतलब जमना, तो इसके जमने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो ऑप्शन में ये सब कुछ है क्या? ऑप्शन सी में फाइब्रिनोजेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? यदि फाइब्रिनोजेन आंसर नहीं होता ऑप्शन में, तो आंसर प्रोथ्रोम्बिन भी होता, प्लेटलेट्स भी होता, के होता, कैल्शियम होता है। क्योंकि अलग अलग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कभी देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का थक्का जमने में जिम्मेवार है, ऑप्शन में देगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, तो आंसर स्वाभाविक है विटामिन के होगा। अब ऑप्शन में देगा कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, स्वाभाविक आंसर कैल्शियम होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, स्वाभाविक है प्लेटलेट्स आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा ऐसे सवाल में कि उसका आंसर क्या मारे। लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा, रक्त जमने में ये पांचों जिम्मेवार है। कितना जिम्मेवार है? ये पांचों। कौन कौन? सबका नाम एकदम याद रखिएगा, कॉपी में एकदम लिख लीजिए। विटामिन के, कैल्शियम, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल है कि वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब हो गया ऑक्सी श्वसन। ध्यान रखिएगा, वायवीय श्वसन का मतलब हो गया ऑक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन का मतलब हो गया अनॉक्सी श्वसन। देखिए श्वसन प्रक्रिया दो तरह का, एक ऑक्सी और दूसरा अनॉक्सी। तो ये जो ऑक्सी श्वसन है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बाबीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? तो बाबीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन, तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या? आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ए बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि ऑक्सी श्वसन कैसे होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आंसर बी हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, इसी श्वसन को बाबीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच। टाइम आपका हो चुका है। आज की सेवा यहीं तक, फिर अगले क्लास में आपसे मेरी मुलाकात होगी और इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।